बायोलॉजी जीव विज्ञान। पर आउटी ग्रंथि क्या है? यह गला में आउटी ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इससे दो हार्मोन होता है, एक पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड क्या होता है? यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्सिटोनिन, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है तब यह हार्मोन मुक्त होता है। अर्थात पराउटी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। थाइमस ग्रंथि क्या होता है? यह अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा में उरोस्टिन स्टर्नम के पीछे श्वास प्रणाली के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फोइड अंग है। इसमें दो खंड होते हैं जो संयोजी ऊतक की एक परत से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है जिनमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट्स मौजूद होता है तथा अंदर मेडुला होता है। मेडुला में लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम रहती है। एक कोशिकाओं के गुच्छे जिसे थायमिन या हेसल्स कोशिकाएं कहते हैं या भी रहते हैं। यह ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष नहीं हो जाती तब तक यह बढ़ती रहती है और इसके बाद यह सिकुड़ती जाती है। इसलिए वयस्क होने पर सिर्फ न्यूनतम अवशेष की अवस्था में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह कोशिकाएं शरीर की रोग क्षमता रखने में खास भूमिका अदा करती है। यानी थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला स्राव का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौन के आरंभ पर पड़ता है। हड्डियों के विकास होने तक यह उनके विकास पर नियंत्रित रखती है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड, यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ियों हार्मोन कहा जाता है। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा अंदरूनी भाग मेडुला। कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोनियम कार्य ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा को अपचय के नियंत्रित करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रित करना है। लिंग हार्मोन सेक्स हार्मोन, यह बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। कॉर्टेक्स क्या होता है? जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह की जीवित रह सकेगा। इसमें विकृति हो जाने पर उपचायी प्रकारों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। कॉर्टेक्स रोग इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। मेडुला क्या होता है? मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन और नॉरपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनलिन दोनों एमिनो अम्ल हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में कैटेकोलिनस कहते हैं। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी में से स्रावित होता है। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियां को फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यह लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। एपिनेफ्रिन हृदय संपादन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में संचित होता है। क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है। जनन ग्रंथि क्या होता है? गोनाड्स क्या है? अंडाशय, ओवरी। इससे निम्न हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजेन या अंडावनी के परिवर्तन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरॉन, यह एस्ट्रोजेन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। रिलैक्सिन, गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय एवं आवरण में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। ब्रीसन टेस्टेस क्या है? इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोचित
लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं वर्ण आचरण को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े या फुफ्फुस लंग्स होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिक्स या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स या फेफड़े आदि। नासा मार्ग क्या होता है? नसल पैसेज। इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस मेम्ब्रेन में स्तरित होता है। यह स्तर लगभग 1/2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। यह स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्मजीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। ग्रासनी, फेरिनेक्स, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। लैरिक्स या स्वर यंत्र, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, लैरिक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करता है। लैरिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है, जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। जब कुछ भी नीचे निकालना होता है तो यह ग्लॉटिक्स द्वार बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वासनली में प्रवेश नहीं कर पाता। ट्रैकिया यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। बायां ब्रोंकियोल केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ा, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान होता है। दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर ओटी रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन क्या होता है? यह निम्न 2 पदों में व्यक्त होता है: श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। श्वास ब्रीथिंग, फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी एवं निकाली जाती है, जिससे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, निःश्वसन, इंस्पायरेशन। इस अवस्था में वायु वातावरण में वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिससे वायु वातावरण में से फेफड़ों में प्रवेश करती है। यह हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर न हो जाए। उच्च श्वसन, एक्सपायरेशन क्या होता है? इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वास में वायु का संगठन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर ली गई वायु नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बाहर निकाली गई वायु 78.09%, ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय घुल अवस्था में या विषम प्रवणता के आधार पर साधारण विषम के द्वारा होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों के विषम की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। गैसों का परिवहन, गैसों का ऑक्सीजन एवं CO2 फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़ों के वापस आने की क्रिया गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से होता है। प्लाज्मा में घुलकर CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है।
बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग प्रयोग होता है और रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। आंतरिक श्वसन शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुँचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त हो जाता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा विमुक्त होता है। कोशिका श्वसन क्या होता है? खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अनॉक्सिक श्वसन एनॉक्सिक श्वसन से यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे एनॉक्सिक श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों को लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इस शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अनॉक्सिक श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु यीस्ट एवं जीवाणु में यह प्रायः पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप CO2 MH2O बनता है तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होता है। C6H12O6 प्लस 6O2 से बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2830 कैलोरी जूल ऊर्जा। कोशिकीय श्वसन में होने वाला जटिल प्रक्रिया दो भागों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस, इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया था, इसलिए इसे EMP पथ भी कहते हैं। इसको अनॉक्सिक श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। अवस्था ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन उपस्थित रहता है। यह ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया में आरंभ में दो अणु ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु ATP होते हैं। अतः ग्लाइकोलाइसिस फलस्वरूप दो अणु ATP प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी 2 गुना 800 ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता, अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सिक श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक समान होता है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं। NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। क्रेब्स चक्र क्या होता है? क्रेब्स चक्र वर्णन हैंस क्रेब ने सन 1937 में दिया था। क्रेब्स चक्र का वर्णन हैंस क्रेब ने 1937 में किया। इसको साइट्रिक अम्ल या ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। ADP के 2 अणु ATP के 2 अणु होते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। पूरे चक्र 2 अणु पायरुविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। ऊर्जा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीजन में से ATP का एक अणु 5 अणु NADH के एवं एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु से 3 अणु ATP के एवं FADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से 1 + 3 × 5 + 2 × 1 = 18 अणु ATP से बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिसमें 36 अणु ATP के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 ATP अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 38 ATP अणु प्राप्त होता है। श्वासनीय पदार्थ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वासनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया कैटाबोलिक प्रोसेस है। इससे शरीर के भार में भी कमी होता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग से किया जाता है। विविध प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस: 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर दिवस,
20 फरवरी को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस, 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 30 मार्च राजस्थान दिवस, 1 अप्रैल उत्कल उड़ीसा दिवस, 14 अप्रैल तमिलनाडु दिवस, 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश दिवस, 1 मई गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस, 16 मई सिक्किम दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस, 1 नवंबर पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश दिवस, 19 दिसंबर गोवा दिवस, 1 दिसंबर नागालैंड दिवस। इस दिन हॉर्नबिल का महोत्सव का आयोजन होता है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, कपड़ा उद्योग अनुसंधान अहमदाबाद, राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे, केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, केंद्रीय कांच मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासारगोड, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय ला अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधी नगर, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय वनस्पति संस्थान लखनऊ, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केशिकीय तथा आणविक जीवन विज्ञान केंद्र हैदराबाद, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान गांव, भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड जलाहाली, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खरगवासला।